आज मेरे दोस्त रिहान का जन्मदिन है। हम सब सरप्राइज पार्टी करने वाले हैं। पार्टी एक अच्छा सा होटल बुक करके मनाने का मन है और ज्यादा लोगों को इनवाइट करने का मन भी नहीं है। सिर्फ दोस्त लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। मैंने अपने सारे दोस्तों को प्लान समझाने के लिए घर बुलाया है। चुप रहना बस, आप देखते जाओ कैसी प्लानिंग करते हैं हम सब। रिहान को तो रत्ती भर भी नहीं पता चलेगा। अब आपको बस मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है और पार्टी प्लानिंग का मजा लेना है। अरे ये गेट पे किसकी कार आई है? देखना सिक्योरिटी वाले भैया। सिक्योरिटी वाले भैया, जी मैम, अभी देखता हूँ। गेट खुलता है। मैम, आपसे आपके दोस्त मिलने आए हैं। रिया, शिल्पी, मंगल और राहुल। क्या अंदर भेज दूं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जल्दी भेजो। उन्हीं का तो इंतजार कर रही हूँ सुबह से। दोस्त अंदर आते हैं। हेलो रागिनी। हेलो दोस्तों, और कैसे हो सब? मैंने जवाब दिया। सब दोस्त एक साथ बोलते हैं। कल रिहान का जन्मदिन है, कुछ सोचा? मैंने कहा, हाँ भाई, इसलिए तो बुलाया है तुम सबको। लेकिन कल ही हम सबकी अर्जेंट मीटिंग है। मैं अपनी एक आंख से इशारा करते हुए बोली, क्योंकि पता नहीं रिहान भी अचानक कहाँ से आ गया था। रिहान सबको एक साथ देख सरप्राइज हो जाता है। कहता, क्या बात है, हम सब एक साथ मिल गए। चलो अच्छा ही है, आज छुट्टी भी है। फिर एकदम से रिहान अपनी मंद मुस्कान से कहता है, किसी को याद है? कल कुछ स्पेशल है। रागिनी, यानी मैं कहती हूँ, क्या कल क्या है ऐसा? सब कहते हैं, क्या रागिनी तुझे कुछ याद नहीं रहता है? कल हमारी मीटिंग है। और सब एक दूसरे को देख के सड़ी हुई शक्ल बना लेते हैं। रिहान मन ही मन सोचता, इन सालों को मेरा जन्मदिन भी याद नहीं, और कहते हैं हम तो तुम्हारे जिगरी दोस्त हैं। आने दो, कल का दिन विश नहीं किया, फिर बताऊंगा। रिहान, चलो फिर हम सब मीटिंग में मिलते हैं। ये कह के चला जाता है। सब एक दूसरे को ताली दे के हंसने लगते हैं। फिर वहां से सारे दोस्त भी एक अच्छा सा होटल की तलाश में निकल पड़ते हैं। 2-3 होटल देखने के बाद एक पसंद आता है। हम सब मिलके उसको बुक कर देते हैं। पार्टी का ठीक 12 बजे का टाइम फिक्स कर देते हैं। अगले दिन 11 बजे सब दोस्त रिहान को होटल का एड्रेस दे देते हैं और मीटिंग का टाइम 12 बजे है कह के फोन रख देते हैं। रिहान अपनी कार लेके मेरे घर आता है और सारे दोस्तों को वहीं से पिक करता है। मैं शिल्पी से कहती हूँ, क्या यार मीटिंग भी नाइट शिफ्ट में रख दी? अपने चेहरों को घुमाते हुए, कितना बोरिंग है यार ये ऑफिस। सब हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ ये तो है, आज ऑफिस नहीं होता तो हम सब कहीं मस्ती करने चलते। फिर सब लोग अपने गंतव्य स्थान होटल पहुंच जाते हैं। रिहान जैसे ही होटल पहुंचता है, कहता है, यार कोई और ऑफिस का नहीं दिखाई दे रहा। शिल्पी कहती है, चिल यार, अभी 11 ही तो बजे हैं, सब धीरे धीरे आएंगे। तभी राहुल बोल पड़ता है, यार चलो कुछ तब तक ड्रिंक ले लेते हैं। राहुल और रिहान ड्रिंक करते हैं और थोड़ा बहुत गपशप करते हैं। रिहान फिर वॉशरूम के लिए पूछता है। राहुल कहता है, हम लोगों का पर्सनल रूम है, वहीं पे चले जाना। रिहान ओके कह के वॉशरूम चला जाता है। रिहान वॉशरूम से लौट के आता है और वहीं पड़े सोफे पे बैठ जाता है। कहता, यार राहुल, मेरा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रिहान आंखें बंद करके बैठ जाता है। राहुल गेट को बंद करके सारे दोस्तों के पास पहुँचता है। कहता है, चलो अब चलो, हम सब लोग पार्टी की तैयारी करते हैं। सब कहते, लेकिन यार रिहान। राहुल कहता है, रिहान को तो मैंने ड्रिंक में थोड़ी सी नींद की दवा देके सुला दिया। रागिनी शॉक्ड होके कहती है, क्या तुम पागल हो यार, कुछ हो गया तो उसको। राहुल, चिल यार, कुछ नहीं होगा, 1-1.5 घंटे में उठ जाएगा। अब चलो जल्दी रूम डेकोरेट करवा लेते हैं। रूम को ढेर सारे फूल और लाइटिंग से सजा देते हैं। इधर शिल्पी कहती है, राहुल तुम रिहान जैसे ही कमरे से निकले लाइट्स ऑफ कर देना। रागिनी यानी मैं कहती हूँ, और मैं पहले डिम वाली लाइट ऑन करूंगी। फिर मंगल कहता है, और मैं फ्लावर यानी उसके ऊपर फूलों की बरसात करूंगा। रिया कहती है, एक एक में लगी कैंडल्स को जला दूंगी। सब अपनी अपनी तैयारी करके रिहान के उठने का इंतजार करने लगते हैं। रिहान 1 घंटे के बाद आंखें मिल मिला के उठता है। कहता है, यार कहाँ हूँ मैं, ये अंधेरा क्यों है? इधर उधर टटोलता हुआ बाहर आता है।
सबको पुकारते हुए राहुल, रिया कहाँ हो तुम सब, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। रागिनी डिम वाली लाइट जलाती है और स्लो म्यूजिक प्ले करती है। रेहान कहता है, क्या यार तुम सब क्या कर रहे हो, मीटिंग कहाँ है, तुम सब मीटिंग चले गए क्या। मंगल तभी फूलों की बरसात करने लगता है। शिल्पी लाउड म्यूजिक चला देती है और रिया केक में लगी कैंडल्स को जला देती है और सब हैप्पी बर्थडे टू रेहान चिल्ला के विश करने लगते हैं। रेहान ओह माय गॉड कह के सबको गले लगाने लगता है। फिर सब लोग बारी बारी से रेहान को केक खिलाते हैं। फिर केक आपस में बांट के सब खाते हैं और सब स्टार्टर के साथ कुछ ड्रिंक लेते हैं। फिर तब तक होटल के मैनेजर का फोन आ जाता है कि आप लोग कब तक रहेंगे, आपका टाइम हो गया है। सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, कहते हैं यार टाइम ज्यादा हो गया है और हम सबने बातों बातों में कुछ ज्यादा ही पी ली है। मैनेजर से कह दो आज रात के लिए रूम दे दे। रेहान मैनेजर को फोन करता है, कहता है आज रात भर के लिए रूम चाहिए। मैनेजर ठीक है कह के फोन रख देता है। सब जाके रूम में सो जाते हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे राहुल अपनी आंखें मिल मिलाते हुए खोलता है। देखता है वहां पर शिल्पी और रेहान नहीं होते हैं। मंगल को आवाज देता है, यार शिल्पी चली गई क्या, ज्यादा टाइम हो गया क्या, मोबाइल कहाँ है। जैसे तैसे उसको मोबाइल मिलता है। टाइम देखता है 4:30 बज रहे होते हैं। फिर मंगल को दर बढ़ाता है, जल्दी उठ मंगल, यार शिल्पी और रेहान कहाँ हैं। मंगल एकदम से उठ के रूम का दरवाजा खोलता है और पूरे होटल में देखने लगता है। फिर राहुल को एक कमरे से आवाज आते हुए दिखाई देती है। मंगल राहुल को अपनी डरी हुई आवाज में बुलाता है। राहुल जैसे ही कान लगा के सुनता है, उसकी हवा खराब हो जाती है। वो दड़बड़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। घबराहट की वजह से मंगल और वो दोनों आपस में टकरा कर वहीं पर गिर जाते हैं। उनकी धड़म की आवाज से वो आदमी सतर्क हो जाते हैं और गाली फकड़ी देते हुए रूम से बाहर निकलते हैं। उधर राहुल और मंगल अपना मोबाइल और चाबी खोजने लगते हैं। उन्हें हड़बड़ाहट में न मोबाइल मिलता है न चाबी। फिर वो आपस में कहते हैं, यार ऐसे ही भाग चलते हैं, कहीं वो हम लोगों का भी वही हाल न कर दें। तब तक उन्हें कुछ बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। मंगल दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। वो वहीं पर गिर जाता है। थोड़ी देर में ही अरे मंगल कहते हुए राहुल भी बेहोश हो जाता है। लेकिन रिया और मैं थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और उन आदमियों के सामने बेहोश होने का नाटक करते हैं। जैसे ही वो सब वहां से जाते हैं, हम दोनों बाहर निकल आते हैं और पुलिस को होटल की सारी कहानी बताते हैं। पुलिस वहां आ जाती है। राहुल और मंगल को हॉस्पिटल ले जाती है। इधर पुलिस की चहलकदमी की वजह से सब किडनैपर्स वहां से भाग जाते हैं। पुलिस राहुल और मंगल का होश आने तक इंतजार करती है। राहुल को थोड़ा थोड़ा सा होश आता है। थोड़ी देर बाद मंगल को सही से होश आ जाता है। वो अपने को हॉस्पिटल में पाकर पूछने लगते हैं, हम यहाँ कैसे आए। रिया कहती है, परेशान मत हो, जब तुम दोनों बेहोश होके दरवाजे के पास गिरे तो हम दोनों की आंख खुल गई और कमरे में कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। कुछ गड़बड़ सा लगा। तभी हम दोनों जैसे तैसे बाहर को भागे और फिर पुलिस को फोन किया। ये पुलिस अंकल हैं, इनको तुम बताओ क्या हुआ था। वहाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तुम बेहोश कैसे हो गए थे। वो अपने हाथों को क्रॉस पोजीशन में कंधों पर रखते हुए कहता है, लेकिन शिल्पी और रेहान कहाँ हैं? वो खतरे में हैं, पहले उन्हें बचाओ। पुलिस कहती है, पहले तुम कुछ बताओगे तभी तो हम उन दोनों को बचा पाएंगे। मंगल कहता है, वो बहुत खतरनाक हैं, हमें मार देंगे। पुलिस अंकल दिलासा दिलाते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब कुछ और गड़बड़ हो इससे पहले तुम सब कुछ जल्दी से बताओ क्या हुआ था। तब मंगल कहता है, राहुल और मैं जब सो के उठे तो रिया और रागिनी तो सो रही थी, लेकिन शिल्पी और रेहान कमरे में नहीं थे। समय सुबह का 4:30 बजे का था और मंगल दोनों शिल्पी और रेहान को खोजने लगे। तब हमें एक कमरे से गुसुर फुसुर की आवाज आई। हमने कान लगा के सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने खिड़की की दरार से झांक के देखा तो शिल्पी के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और हाथ दोनों पीछे बंधे हुए थे और वो अपने पैर पटक रही थी। रेहान फर्श पर चित पड़ा हुआ था, पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं।
और एक बच्चे की लाश पूरी खून से लथपथ जमीन पे पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें उन्होंने निकाल ली हों। मुझे वो किडनैपर्स लग रहे थे। हम दोनों ये सब देख बहुत डर गए। जब हम दोनों वहां से भागे तो डर से हम आपस में टकरा गए और वहीं पर गिर गए। गिरने की आवाज से वो लोग गाली फक्कड़ी देने लगे और कौन है कहते कहते हमारे पीछे आ गए। हमने कमरा जैसे तैसे बंद कर लिया, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने कुछ बहुत बुरी स्मेल वाली दवा या फिर गैस रूम में छिड़क दी। फिर मैं यानी राहुल और मंगल कैसे बेहोश हो गए कुछ पता नहीं। फिर क्या हुआ ये कुछ पता नहीं। पुलिस उन सबको सुरक्षा के साथ एक घर में रहने को कह देती है। वो सब रागिनी के घर चले जाते हैं। पुलिस उस होटल के मैनेजर से पूछताछ करती है। वो कहता है, सर, इन लोगों ने मुझसे कमरा 1 सप्ताह के लिए मांगा। मैंने मना किया तो इन्होंने मेरे बेटे शानू को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी और कहा कि किसी को कुछ बताया तो तेरा ऐसे ही पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। तो साहब डर से मैंने इनको कमरा दे दिया। अब ये लोग कमरे में क्या करते थे, डर से देखने भी नहीं गया। पुलिस फिर उस कमरे में जाती है। रेहान उस कमरे में नहीं होता है। शिल्पी के पैर और हाथ दुपट्टे से बंधे मिलते हैं और उस बच्चे के शरीर के कुछ पार्ट्स एक बोरे में मिलते हैं। तब पुलिस इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप देती है। इस केस की जिम्मेदारी सीबीआई ऑफिसर हर्ष को सौंपी जाती है। इधर शिल्पी को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाता है और उसका सदमे से बाहर आने का इंतजार किया जाने लगता है। सीबीआई टीम होटल के मैनेजर से उसके बच्चे के अंतिम संस्कार की जगह की पूछताछ करती है। वो इधर उधर का बहाना बनाने लगता है। वो शक्ति से पूछते हैं, बता दो नहीं तो तुम्हारा होटल सील करना पड़ेगा। वो डरते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, सच में लाश तो वो अपने साथ ही लिए चले गए थे। हर्ष कहते हैं, तुम्हारा ही बच्चा था तो तुमने हम लोगों को खबर क्यों नहीं दी। वो कहता, बच्चा तो मेरा ही था सर, और कुछ न खो जाए इसी डर से मैंने किसी को फोन नहीं किया। तब उसकी फोटो मांगी जाती है और आधार कार्ड। मैनेजर अपने बच्चे की फोटो दे देता है, लेकिन आधार नहीं है कह के मना कर देता है। अब हर्ष को शक होटल के मैनेजर पर चला जाता है। हर्ष अपनी टीम से कैमरे की फोटोज निकालने को कहता है। उस कैमरे में रात के 12 बजे की पिक दिखाने को कहा जाता है। उसमें सबकी पार्टी की फोटो होती है और कमरे के बाहर कुछ आदमी मैनेजर से बात करते हुए दिखते हैं। हर्ष उस फोटो को जूम करने को कहता है। उस फोटो में मैनेजर कमरे की तरफ कुछ इशारा करते हुए दिखाई देता है। हर्ष उस फोटो को तुरंत रोक मैनेजर से पूछता है, आप तो कह रहे थे इनसे मैं बहुत डरता हूँ और इन्होंने किसी से भी मिलने से मना किया है, फिर तुम तो इनसे हंस के बात कैसे कर रहे हो। मैनेजर शक्का जाता है। हर्ष अपनी टीम से कहता है, पहले इस साले को ले चलो, ये भी उनके साथ मिला हुआ है। वो डर से कहता है, मैं बताता हूँ, मैं बहुत गरीब था। मैं सब्जी बेच के अपने घर का पेट पालता था। एक दिन ये लोग मेरे घर आए और कहने लगे, तुम कहाँ सब्जी बेचते हो, अच्छी खासी तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुम्हें तो कोई भी मैनेजर बनाने को तैयार हो जाएगा। मैंने उनसे हंसते हुए कहा, क्यों भैया तुम लोग हमारी मजाक बना रहे हो। तभी वो कहते हैं, यार मजाक नहीं बना रहा। इतना कहते हुए उन लोगों ने एक चाबी थमाते हुए, आज से ये होटल तुम्हारा और तुम ही उसके मैनेजर कह के जाने लगते हैं। मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मैं वो चाबी उनको वापस करते हुए कहता हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। तब वो मुझे अपना चाकू दिखा देते हैं। मैं डर से चाबी ले लेता हूँ। फिर वो कहते हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। मैं डर से उनकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ। 1 सप्ताह तक कोई बुकिंग नहीं आती है। मैं उनको फोन करके ये बात बताता हूँ। वो कहते हैं, कोई नहीं, तुझे रुपए चाहिए, मैं देता हूँ। वो लोग 5 लाख रुपए मेरे तक पहुँचा देते हैं। मैं इतना रुपया देख बहक जाता हूँ। 2-3 लोग वहाँ आते हैं और कमरे की बुकिंग के लिए पूछते हैं और मेरे पास होटल के मालिक का फोन आता है। कहता है, ये आदमी मेरे हैं, इनको रूम दे दो और कोई भी इन्हें 1 सप्ताह तक डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं ठीक है कह के फोन रख देता हूँ। फिर दोबारा से ये सब बुकिंग के लिए आते हैं। मैं उनसे पूछ के इन्हें कमरा दे देता हूँ, लेकिन ये बताना भूल जाता हूँ कि उस कमरे की तरफ न जाएं।
उस कमरे में बैठे आदमियों को पार्टी का शोर सुनाई देता है। वो गुस्से से हमें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है? मैं उनसे डरी हुई हंसी से कहता हूँ, कुछ नहीं, आप लोगों के कमरे के पास ये लोग भटकेंगे भी नहीं, आप परेशान मत हो, मैंने इन लोगों को समझा दिया है। उधर मन में मैं सोचता हूँ कि कहीं यदि मैं इन सबको बता देता हूँ तो ये लोग कुछ गड़बड़ न कर दे, शक से पुलिस को फोन न कर दें, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मैं पैसे के लालच में बहक गया। ये लोग कौन है, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तब तक डॉक्टर का हर्ष के पास फोन आ जाता है कि शिल्पी को होश आ गया है। हर्ष मैनेजर को अपनी टीम के हवाले करके चला जाता है। शिल्पी बहुत डरी हुई होती है। वो रेहान को बचा लो चिल्लाती है। हर्ष कहता है, कुछ पता है तुम्हें क्या हुआ था तुम्हारे और रेहान के साथ? शिल्पी कहती है, हम दोनों की आंख जल्दी खुल गई थी तो हम दोनों टेरेस पर जाके बातें कर रहे थे। अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज आई तो मैं और रेहान उस कमरे की तरफ गए। खिड़की की दराज से देखा तो वो सब बच्चे को बुरी तरीके से मार रहे थे। हम दोनों को ये देखो शिट की चीख निकल गई। उन लोगों ने झट से दरवाजा खोला, हम लोगों को पकड़ लिया, मुझे चेयर से बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ मेरे दुपट्टे से बांध दिए और रेहान ने मुझे बचाने के लिए उनपे वहां पर रखे स्टूल से बार कर दिया तो रेहान को उसने उसके सर पर बहुत जोर से डंडा मार दिया जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। मैं अपने पैर पटक रही थी तभी उसने उस बच्चे को चाकू उसकी पेट में मार दिया। फिर बच्चा छटपटा कर वहीं पर दम तोड़ दिया। फिर उसकी उन सबने आंख निकाल ली ये कहते हुए कि इन्हें जल्दी बेचने में फायदा है। मैं ये सब देख वहीं पर बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब हर्ष उस कमरे की छानबीन करने को कहता है। छानबीन करते समय सीबीआई को एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है। हर्ष और उसकी टीम उस एड्रेस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो हॉस्पिटल एक खुफिया जगह पर होता है और बाहर से लॉक होता है और ऐसा लगता है कि कई सालों से उसकी मरम्मत ही नहीं हुई हो। फिर पूरी सीबीआई टीम उसको चारों तरफ से घेर लेती है और छत से घुसती है। देखती है एक कमरा है और उसमें कई सारे बच्चे बुरी हालत में पड़े हुए हैं। किसी का सर गायब है तो किसी का पैर। तब तक उसके बगल वाले रूम से कुछ दर्दनाक चिल्लाने की आवाज आती है कि मुझे मत मारो, मैं अपनी माँ की इकलौती बच्ची हूँ। हर्ष की टीम दरवाजा भड़भड़ाने लगती है। वो सब ये सुन उस बच्ची को छोड़ दूसरे गेट से भागने लगते हैं। सीबीआई उन सब को मौके पर पकड़ लेती है। रेहान भी उसी कमरे में बेहोश पड़ा होता है। रेहान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। रेहान कुछ दिनों बाद सही हो जाता है और सबको अपने पास देख भगवान का शुक्रिया अदा करता है। फिर रेहान पूछता है, उन किडनैपर्स का क्या हुआ, कहीं फिर से ये सब हमारे साथ न हो जाए। तब सीबीआई हर्ष कहते हैं, अब परेशान मत हो, उन सबको पकड़ लिया है। फिर सारे दोस्त मिलके हर्ष और उनकी टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको उम्र कैद की ही सजा सुनाना। उधर वो बच्ची भी हर्ष के साथ होती है। उसके माँ बाप भी हर्ष और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करके अपनी नम आंखों से कहते हैं, प्लीज उन्हें उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाना, नहीं तो मेरी बच्ची की तरह ही किसी और पर हमला कर सकते हैं। वो सब हाँ ऐसा ही होगा कहके उन सबको आश्वासन देते हैं और सबको अपने अपने घर जाने को बोल देते हैं। फिर न्यायालय उन दरिंदों को फांसी की सजा सुनाता है। सब ये खबर सुनके चैन की सांस लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुर्भाग्य से भी व्यक्ति किसी अज्ञात खतरे में फंस सकता है और उस समय उसकी साहस और समझदारी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच, विवेक और निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल कहानियाँ टॉप पेस्ट @ 45 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।